हर दिमाग में अनगिनत ख्याल घूमते रहते हैं। कुछ दिमाग खुश होते हैं, कुछ संतुष्ट, कुछ नाराज, तो कुछ गुस्सैल। क्या किसी का चेहरा पढ़कर उसके दिमाग का हाल पता लगाया जा सकता है? किसी के इरादे क्या हैं, वो अगले पल में क्या करने वाला है, क्या ये कोई आसानी से पहचान सकता है? कोई क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, क्या होगी उसकी प्रतिक्रिया, ये कभी जाना जा सकता है? और बिना भूले मुझे रोज फोन करना, ओके? अच्छा भाई चलो, अब जल्दी करो वरना ट्रैफिक बढ़ जाएगी, फिर लेट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। बाय माँ। उस साधारण से चेहरे के दिमाग में क्या ख्याल चल रहे थे, क्या इरादा था उसका, कितनी नफरत, कितना लालच था उसके अंदर, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। ना ही बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड अनुमान लगा पाया जब वो बिल्डिंग के अंदर आए। किसी को कोई भनक नहीं लगी जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दीपा राठी तो बिल्कुल ही अनजान थी। बिना किसी डर के उसने उनके लिए दरवाजा खोला। जुर्म करने के बाद कौन मुजरिम पकड़ा जाना चाहेगा अधिकारी? बहुत दूर भागने की कोशिश करेंगे वो। देखते हैं कितनी दूर भागते हैं। लाखों लोगों के बीच कहां छुपेंगे, कैसे छुपेंगे? हम भी उनका साया बनकर उन्हें उनकी असली जगह पहुंचाएंगे, सलाखों के पीछे। 12 जुलाई 2012 की शाम को जुर्म डिटेक्ट हुआ जब अरुण राठी अपने घर लौटे। क्या था यह जुर्म? वो लोग आराम से चलते हुए घर में आए थे और आराम से निकल गए। पता नहीं चल रहा था कि वो लोग क्यों आए थे और आसानी से निकल कैसे गए। दीपा, पूरा घर अंधेरा किया हुआ। दीपा, दीपा, मेरी दोनों बेटियां अमेरिका गई हुई हैं। मैं भी नहीं था घर पे। अरुण जी बता सकेंगे जब आप अंदर आए क्या देखा आपने? सब कुछ हो जाने के बाद पहुंचा मैं। सब खत्म हो गया। कहां से आ रहे थे आप? मेरा ज्वेलरी का शोरूम है पास में ही। हर रोज की तरह आज भी आया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो अपनी चाबी लगा के खोला और अंधेरा था चारों तरफ। मैं आवाज लगाते हुए अंदर बेडरूम में गया। सर,
घर पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया। अरुण राठी का ज्वेलरी का शोरूम है। घर में काफी ज्वेलरी रखी होगी। अब क्या क्या गया है ये तो हमें अरुण राठी ही बता पाएंगे। सर, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। कहीं भी कोई ऐसा निशान नहीं मिला जो ये साबित करे कि खूनी जबरदस्ती घर में घुसे थे। दीपा राठी की लाश हमें बेडरूम में मिली। लगता है उनका कत्ल भी बेडरूम में ही हुआ। दीपा राठी ने खुद दरवाजा खोला, वो दाखिल हुआ या फिर हुए और फिर बेडरूम में उन्होंने दीपा राठी का कत्ल कर दिया। साहब, मेरी ड्यूटी शाम 6 बजे की थी। जब से मैं आया मैंने किसी को भी राठी साहब के घर जाते हुए नहीं देखा। शाम 6 बजे से पहले भी राठी साहब के घर किसी की एंट्री नहीं दिखाई दी। ऐसा क्यों? अगर तुम शाम के 6 बजे ड्यूटी पर आए तो दिन में ड्यूटी किसकी थी? साहब, मेरे से पहले विश्वास पारखी की ड्यूटी थी। इस विश्वास पार्की का नंबर दो। सर, एक फ्लैट में कारपेंटरी का काम चल रहा था। किसी मुकेश मिश्रा का फ्लैट है। बुलाओ मुकेश मिश्रा को। काम तो चल रहा है सर, लेकिन आज मिस्त्री लोगों की छुट्टी थी, कोई नहीं आया फ्लैट पर सर। रजिस्टर में की उनकी कल की एंट्री दिखाइए। ये है ना सर, फ्लैट नंबर 401। ये मेरे वर्कर्स की एंट्री है सर। सर, उनके आने का और उनके जाने का दोनों की एंट्री है सर। अरविंद, सुभाष और राम, ये तीनों ही हैं और भी हैं? नहीं सर, बस ये तीन ही है। सर, पुरानी बिल्डिंग है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सर, ये डे शिफ्ट वाला वॉचमैन विश्वास पार्की, इसके फोन की रिंग जा रही है लेकिन ये उठा नहीं रहा। घर से उठा लो इसे और साथ में तीनों कारपेंटर्स को। सर, घर के दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं। मतलब राठी परिवार का कोई जान पहचान वाला ही या फिर थे, या फिर कोई ऐसा जिसका बिल्डिंग में खूब आना जाना था। हाँ बेटा, जो भी पहली फ्लाइट मिले पकड़ के चले आओ। हाँ ठीक है, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। अरुण जी, ऐसा कौन हो सकता है जो आपकी गैर हाजिरी में आपके घर आ सकता है और आपकी पत्नी उसको अंदर आने दे सकती है? देखिए, आपके घर के मेन दरवाजे पर फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं। इसका मतलब यह है वो जो भी था, आपकी पत्नी उसे जानती थी। उन्होंने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। सर, दीपा जी का मोबाइल स्विच ऑफ है और घर पे भी नहीं मिल रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी बीवी दीपा अब नहीं रही। लोकेश वर्मा, जी क्राइम ब्रांच। जी सर, क्या हुआ? तुम्हारे मिस्त्री अरविंद, सुभाष और राम कहाँ हैं? सर, ये तीनों सुबह से यही काम कर रहे हैं, पूरा दिन यहीं पर थे। हमें मुकेश जी के लिए कुर्सियां और बेड बनाना है। विश्वास पार्की? हाँ, मैं ही हूँ। क्राइम ब्रांच। फोन क्यों नहीं उठा रहे बे? साइलेंट पर रखकर सो गया था साहब। तेरी बिल्डिंग में कत्ल हुआ और तू फोन साइलेंट पर रख के सो रहा। कत्ल? क्या बोल रहे हैं साहब? किसका? विश्वास पार्की। अरुण राठी के फ्लैट में कोई गया और उस आदमी की एंट्री तेरे रजिस्टर में नहीं। उसने वहां दीपा राठी का कत्ल किया, उनका घर लूटा, और वो आदमी तू है। नहीं साहब, मैंने तू नहीं तो तेरा कोई दोस्त होगा जिसको तूने बिल्डिंग में आने दिया, ये कांड करने दिया, फिर तेरी ड्यूटी बदली और प्रकाश आ गया ड्यूटी पर। साहब, मैं बहुत छोटा मामूली आदमी हूँ, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करके पेट पालता हूँ, फिर मैं क्यों खून करूँगा? खून तो हुआ है पार्की,
घर भी लूटा गया है। तूने नहीं किया, तेरे किसी दोस्त ने नहीं किया, तो फिर वो आदमी कौन था जिसको तूने रजिस्टर में बिना एंट्री किए राठी के एक फ्लैट में जाने दिया? हाँ साहब, वो रुपेश तोमर आया था दोपहर के 2:30 बजे के आसपास। रुपेश तोमर राठी साहब के घर पे बावर्ची का काम करता था, तकरीबन 1.5 साल पहले। और तूने उसकी एंट्री करना जरूरी नहीं समझा? साहब वो पहले वहाँ काम करता था, जाना पहचाना था, तो मैंने भी जाने दिया ऐसे ही। और वो वहां से वापस भी चला गया? हाँ साहब। पारखी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू हमें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है? गरीब हूँ, पागल नहीं हूँ जो आपसे झूठ बोलूँगा, वो भी खून के केस में। तूने रोका नहीं तभी तो कत्ल हुआ है पारखी। आराम से उन्हें अंदर जाने दिया, आराम से उन्हें बाहर निकलने दिया। अरे रोकना तो दूर, तूने उनकी एंट्री भी नहीं की। मुझे लगा दीपा मैडम ने बुलाया होगा किसी काम से, पहले काम जो करता था वो वहाँ पर। फिर भी तुझे एंट्री तो करनी चाहिए थी पारखी। अगर तूने एंट्री नहीं की तो कम से कम एक बार दीपा जी को बता तो देता, उनसे पूछ तो लेता। गलती तो हो गई मुझसे, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रुपेश ऐसा कुछ कर देगा। कसम से साहब, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। अगर विश्वास पारखी ने बावर्ची रुपेश तोमर और उसके दोस्तों की रजिस्टर में एंट्री भी करवाई होती तो क्या उनके इरादे किसी के भी दिमाग में रजिस्टर होते? जब दीपा राठी ने दरवाजा खोला तब वो भी रुपेश के इरादे समझ नहीं पाई। हम ये नहीं कह रहे कि जुर्म रोका जा सकता था, पर अगर सोचा जाए तो क्या उन लोगों को राठी परिवार के फ्लैट में जाने से रोका जा सकता था? क्या ऐसा हो सकता था कि उनके लिए दरवाजा ही ना खोला जाता? क्या अतीत की दस्तक सुनी जानी चाहिए थी? वो अतीत जो समय की धुंध में इतना ओझल हो गया था कि पीड़ित का पति अरुण राठी ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उस घर का एक पुराना बावर्ची घर में क्यों लौटा। लेकिन उसे तो हमने 1.5 साल पहले निकाल दिया था नौकरी से, फिर वो लौटा क्यों? और अगर लौट के आया भी तो दीपा ने अंदर क्यों आने दिया? इस सवाल का जवाब तो आप ही दे सकते हैं अरुण जी। कुल मिलाकर आपके घर से 3 करोड़ के जेवर, 6 लाख रुपए कैश और 5 कीमती घड़ियां चुराई गई। रुपेश तोमर के साथ 2 लोग और थे। रुपेश आपके घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। आपकी पत्नी घर पर अकेली थी, आपकी दोनों बेटियां भी बाहर थी। रुपेश ने हाल ही में कभी आपसे कांटेक्ट किया था? कभी नहीं किया। जब तक हमारे यहाँ काम कर रहा था हमेशा चिढ़ा चिढ़ा रहता था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता था। कितने साल काम किया रुपेश ने आपके घर? मुश्किल से कोई 8 महीने काम किया होगा। फिर मुझे ही लगा कि नहीं, बस बहुत हो गया। देखो रुपेश, अगर तुमको नहीं जम रहा है तो छोड़ के चले जाओ। पहले मेरा हिसाब कर दो, उसके बाद 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा यहाँ। किस बात का हिसाब? तुमने कितनी बार हमसे पैसे एडवांस लिए हैं? वो पैसे हमने कभी वापस मांगे? तुम अपने आप से हिसाब करके बताओगे? एडवांस की बात ही ना करो आप। क्यों ना करे? एडवांस पैसा नहीं होता क्या? हफ्ते में 2 दिन पार्टी, हर दूसरे दिन मेहमान, इतने लोगों का खाना बनाया, उसके कभी पैसे मांगे मैंने आपसे? महीने में कितनी बार जब हम घर पे नहीं होते तुम्हें किसी का खाना नहीं बनाना पड़ता, तब हमने तुम्हारे पैसे काटे क्या? मैडम जी ये कोई बात नहीं हुई, महीने का पूरा पगार लेकर ही जाऊंगा। ए रुपेश, बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, अभी कभी निकलो यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी बुलाना पड़ेगा। चल जाओ जाओ। बदला? लेकिन 1.5 साल बाद कोई बदला लेने क्यों आएगा इंस्पेक्टर साहब? वो भी इस तरह? दीपा को मार के क्या मिला उसे? क्यों किया उसने ऐसा? रुपेश का कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास? दीपा ही फोन करती थी उससे। मैं चेक करता हूँ, शायद मेरे पास हो। नहीं है। और दीपा जी का फोन गायब है। ये आया कहां से था आपके पास? मेरा एक दोस्त है हरीश, उसी ने भेजा था। हरीश का नंबर है मेरे पास। रुपेश की एक फोटो भी चाहिए हमें। रुपेश की फोटो? जी। वो तो कभी ली नहीं। हरीश का नंबर? हाँ ये। और अब शुरू हो गई इन 3 युवकों की खोज।
जो कि सस्पेक्टेड किलर्स थे। एक था रुपेश तोमर, जो 1.5 साल पहले राठी फैमिली की नौकरी से निकाला गया था, और साथ में थे उसके 2 साथीदार जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं थी। हर खेल की एक टाइम लिमिट होती है, कुछ नियम होते हैं, लेकिन इस केस में पुलिस और कातिलों के बीच चला ये चूहे बिल्ली का खेल मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ जी, मैंने ही अरुण को रुपेश तोमर का नंबर दिया था। क्या? अरुण ने मुझसे कहा था कि उसे एक अच्छे कुक की तलाश थी। आप करते क्या हैं ऋषि? मैं स्टॉक मार्केट में ब्रोकर हूँ। रुपेश का नंबर आपके पास कहाँ से आया? मेरे घर पर एक मोंटू चौहान नाम का कुक काम किया करता था, जो 2009 में काम छोड़कर चला गया था। फिर एक दिन अचानक मोंटू मुझे हमारी सोसाइटी में मिल गया। अरे मोंटू, इधर आ। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते। तो अभी भी यही है? इस बिल्डिंग से तो अपना नाता जुड़ा है। फिलहाल मेहता साहब के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, मेरे एक दोस्त को भी महाराज की जरूरत है, तू उधर जाएगा? नहीं साहब, मैं मेहता साहब की नौकरी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरा एक दोस्त है रुपेश, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है और फिलहाल नौकरी भी ढूंढ रहा है सर। मेरा दोस्त विक्रोली में रहता है, वो उधर जाएगा क्या? हम लोग राजस्थान का गाँव छोड़कर यहाँ काम करने के लिए आए हैं। अब यहाँ आकर क्या विक्रोली और क्या अंधेरी, एक ही तो बात है। मुझे उसका नंबर देना। 1 मिनट। ये रुपेश तोमर का नंबर, ये अभी ऑन होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। मोंटू चौहान का नंबर भी दीजिएगा, क्योंकि अगर ये रुपेश का नंबर है भी तो इस वक्त बंद होगा। ये मोंटू चौहान का नंबर। सर, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँ? अरे हाँ, प्रियंका और तानिया के फ्लाइट का टाइम हो गया, जल्दी जाओ। हेलो, मोंटू चौहान। आप कौन? पुलिस। रुपेश तोमर को जानते हो? जानता हूँ, मतलब दोस्ती नहीं है, जानता था कभी। हम उसे ढूंढ रहे हैं और इस बारे में हमें तुमसे बात करनी है। हेलो, पीएसए अधिकारी बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। एक नंबर की लोकेशन डिटेल्स चाहिए थी। 4445677876। रुपेश तोमर का नंबर है, मर्डर केस है, एकदम अर्जेंट। सर, घर के एल्बम चेक की मैंने, उसमें एक फोटो में है रुपेश। रुपेश तोमर के फ़ोन रिकॉर्ड्स को स्कैन किया, 2 नंबर्स के साथ तो लगातार टच में रहा है। मर्डर और लूट के टाइम पे रुपेश के साथ 2 लोग थे। जिन 2 लोगों के साथ वो लगातार टच में था वो ललित सिंह और पंकज सोलंकी। सर, दोनों के नंबर बंद आ रहे हैं, और ये ललित सिंह और पंकज सोलंकी दोनों के नंबर राजस्थान के, जैसे इस रुपेश तोमर का नंबर है। स्विच ऑफ होने से पहले तक की तीनों की लोकेशन टैप करते हैं। मैं इस रुपेश तोमर से ऐसे ही टकरा गया था। अच्छा, ऐसे ही? कहाँ टकरा गया था ऐसे ही? राजस्थान के धौलपुर जिले के सरनपुर गांव का रहने वाला है ये रुपेश। मेरा गांव भी उसी के बगल में पड़ता है। वो यहाँ काम ढूंढ रहा था। मेरा काम तो यहाँ मलाड में है, एक घर में। मेरे लिए भी बात करना है यार, कहीं बड़ी तंगी चल रही है। तेरा मोबाइल नंबर दे, और सुन, फिक्र मत कर। यहाँ बम्बई में सांस लेने के लिए हवा मिले ना मिले, नौकरी मिल जाती है। इस समय कहाँ है वो? मुझे कैसे मालूम होगा साहब कि इस वक्त वो कहाँ है? उस एक दिन के बाद मैं इतने सालों में उससे कभी नहीं मिला। पक्का? मैं सच कहता हूँ, रुपेश तोमर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। मुझे तो लगा भी नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। शक्ल से तो काफ़ी भला लगता था साहब, लेकिन शक्ल अकल पे चढ़ा हुआ एक मुखौटा होती है जो हम सब पहनते हैं। यही है रुपेश। और ये कौन है अरुण जी? इसको नहीं जानता मैं। आपके घर पे नौकर है अरुण जी, और आप इसे नहीं जानते? नहीं, वो क्या होता, जब ज़्यादा गेस्ट आते हैं कभी, तो रुपेश किसी को बाहर से ले आता है उस दिन के लिए। मुझे लगता है शायद उसी में से कोई होगा ये, उसका हेल्पर। साहब, यही रुपेश तोमर है
और उस दिन जो उसके साथ 2 आदमी थे उनमें से एक ये था साहब, नाम नहीं मालूम। पार्की ध्यान से अच्छे से देख, रुपेश के साथ जो 2 लोग थे उनमें से एक यही था। साहब यही वो दूसरा आदमी है। और तीसरा कौन था? नहीं मालूम साहब। जिन 2 नंबर्स के साथ रुपेश टच में रहा है वो नंबर्स किसी ललित सिंह और पंकज सोलंकी के। हमारे 3 सस्पेक्ट्स हैं। ये रुपेश तोमर जिसे हम जानते हैं, और ये जिसे हम शक्ल से पहचानते हैं। ये ललित या पंकज हो सकता है, और वो जो दूसरा नंबर है वो हमारे तीसरे सस्पेक्ट का हो सकता है। और ये जो है ये भी अरुण राठी के घर से अच्छी तरह से वाकिफ था। ये बात अलग है कि अरुण राठी नहीं जानते कि ये कौन है। सर ये है रुपेश तोमर, ललित सिंह और पंकज सोलंकी के फ़ोन रिकॉर्ड्स। सर इन तीनों के फ़ोन 12 जुलाई को दोपहर 4 बजे स्विच ऑफ हुए थे, और 12 जुलाई दोपहर को ही क्राइम भी हुआ था सर। फोन स्विच ऑफ होने से पहले की लोकेशन क्या है? विक्रोली सर, जहां मिस्टर राठी रहते हैं। सर तीनों के एड्रेसेस राजस्थान के। मंटू चौहान ने बताया था कि ये रुपेश राजस्थान के धौलपुर जिले का रहने वाला है। गांव का नाम सहारनपुर है। सर बाकी दोनों के एड्रेसेस भी सेम है, जिला धौलपुर, गांव सहारनपुर। सर ये ललित और पंकज के फोटोग्राफ्स हमें उनके सिम कार्ड फॉर्म से मिल जाएंगे। हाँ साहब, रुपेश के साथ यही दोनों थे, और ये उस दूसरे वाले फोटो में भी था जो आपने दिखाया था। रुपेश तोमर, ललित सिंह, पंकज सोलंकी, इन तीनों ने ही आपकी मिसेस दीपा जी का कत्ल किया है और आपका घर लूटा। इस बात की पूरी संभावना है कि इन लोगों को पहले से मालूम था कि दीपा जी इनको अकेली मिलेंगे। दीपा जी की तरफ से किसी तरह की कोई झड़प नहीं हुई है। चांसेस हैं कि उन तीनों के पास हथियार थे, छुरे। रुपेश, रुपेश ये क्या कर रहे हो? एक बात समझ में नहीं आ रही है, दीपा ने दरवाजा खोला ही क्यों? दीपा जी को उनके इरादों के बारे में मालूम नहीं होगा, फिर भी दीपा जी को उनको घर के अंदर नहीं लेना चाहिए था। लेकिन 1.5 साल बाद क्यों लौटा? पैसों की खुशबू सालों तक रहती है अरुण जी। उन 8 महीनों में जब वो आपके यहाँ काम कर रहा था, उसने सब कुछ देखा होगा। क्या कहाँ पर रहता है, क्या आता है, क्या जाता है, कैश, जेवर, कीमती चीजें। तो आपका मतलब है उनकी प्लानिंग तब से चल रही थी? पॉसिबिलिटी तो है। जब हम उन तीनों को धर लेंगे तो पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके इरादे, उनकी प्लानिंग, लूट के साथ उन्होंने क्या किया। रुपेश तोमर, ललित सिंह और पंकज सोलंकी, इन तीनों के अलावा इस केस में और कोई संदिग्ध नहीं थे, और इन तीनों तक पहुंचना एक मुश्किल पहाड़ साबित हुआ। पुलिस ने क्या नहीं किया, शहर के हर एग्जिट रूट को सील किया, हर कांटेक्ट, हर लिंक का इस्तेमाल किया, लेकिन यह केस एक ऐसा केस साबित हुआ जहां क्रिमिनल्स मानो अदृश्य हो गए, हवा हो गए। जोशी, कदम, तुम दोनों राजस्थान के लिए रवाना हो जाओ तुरंत। अपने साथ बेस्ट टीम लेकर जाओ। सर। अधिकारी, इन तीनों के साथ किसी का कोई दूर दूर का भी रिश्ता हो, दोस्ती का, दुश्मनी का, सबको अंदर लो। सर रंजीत पटेल? जी नहीं, मैं ऋषि बोल रहा हूँ। तो फिर रंजीत पटेल कौन है? वो मेरे सेठ जी हैं। जी मैं यहीं मुंबई सेंट्रल में रहता हूँ। मिस्टर पटेल, ललित सिंह नाम के आदमी के फ़ोन रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला है, कैसे जानते हैं उसे? जी वो सिम कार्ड तो मेरे ही नाम का है, मगर मैं उसे यूज़ नहीं करता हूँ। ये तो मैंने अपने बावर्ची ऋषि के लिए खरीदा था। साहब मैं जानता हूँ ललित सिंह को, वो भी मेरी तरह बावर्ची ही है। हम दोनों आसपास के गांव के हैं। इस वक्त कहाँ है ललित सिंह? हुकुम, 3 महीने हो गए हो, हमारे छोरे ललित के साथ हमारी कोई बात ना हुई। ललित यहाँ आखिरी बार कब आया था? उसे तो बहुत वक्त हो गए हो। साहब जी,
ये हमारे बेटे पंकज की बिंदड़ी, हमारी तो छोड़ो, उसने कई दिनों से इससे भी बात नहीं करी। कितने दिनों से बात नहीं करी बेटा पंकज ने? 7 महीने से। नेहा जी आपका पति और ओम प्रकाश जी आपका बेटा पंकज सोलंकी कत्ल के केस में वांटेड है। देखिए ओम प्रकाश जी, आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। पंकज हम पुलिस वालों को जितना भगाएगा हम उसे उतना तड़ पाएंगे। और ये बात मैं आपसे भी कह रहा हूं, हमसे कुछ भी मत छिपाइए, कुछ भी। मारे छोरे ललित को मारी कोई फिक्र ना है, उसकी माई जिए या मरे उसको कोई लेनो देनो नहीं है। और अब आप बोल रहे हो कि उसने किसी का खून किया? खून के साथ साथ ढेर सारे पैसे और जेवर भी लूटे। क्या? तो अगर वो आपको कहीं मिलता है या उससे बात होती है हमें ज़रूर बताइए, उसी में सबकी भलाई होगी। साहब ललित को जानता हूं, मगर ये पंकज और रुपेश कौन है पता नहीं साहब। ललित है कहाँ इस वक्त? पता नहीं साहब, फोन पे ही बात होती है। क्यों, मिलते नहीं थे? महीनों से नहीं मिले साहब। हम दोनों आसपास के ही गांव के हैं, मुंबई साथ में ही आए थे 1.5 साल पहले। ट्रेन में हम दोनों एक ही डिब्बे में थे, सो थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई। कोई खास दोस्ती नहीं है साहब। ललित काम कहाँ करता है? थाने में किसी आशीष गुप्ता के यहाँ काम करता है, मेरी तरह खाना बनाता है वहाँ पे। इस आशीष गुप्ता के घर का पता है तुम्हारे पास? नहीं साहब, पता तो नहीं मालूम, मगर मैं आपको ले जा सकता हूँ। मैं एक बार ललित से मिलने गया था वहाँ पे। हुकुम, रुपेश 4 महीने पहले आया था, जब उसकी बिन्नी शिल्पा की तबीयत खराब थी। शिल्पा जी, आपके पति रुपेश ने मुंबई में एक अकेली औरत को जान से मार दिया और फिर उसका घर लूट लिया अपने 2 दोस्तों के साथ। मारे से तो उन्होंने 4 महीने से बात तक नहीं की है फोन पे। हुकुम, मोरो रुपेश ऐसा नहीं है। लेकिन जिस औरत का उसने खून किया पहले वो वही काम किया करता था, फिर तनख्वाह को लेकर वहाँ मालिकों से झगड़ा हुआ और उसे काम से निकाल दिया गया। ये करीब 1.5 साल पहले की बात है। उसके बाद वो कहाँ काम कर रहा था? मारे को कुछ नहीं पता हुकुम। 1.5 साल में 3-4 बार गांव आया। अब उसकी बिन्नी पेट से, इसलिए 4 महीने पहले चेहरा दिखाया। उसे देखे बिना ही हमने उसका असली चेहरा देख लिया है, काफ़ी भयंकर। तो उस चेहरे को छुपाने की कोशिश ना करें। वैसे भी जिंदगी मुश्किल में है, उसे और बदतर ना करें। सर, ललित पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ खाना बनाता था, फिर अचानक बिना कुछ बोले 2 हफ्ते पहले वो काम छोड़कर चला गया। ललित यहीं रहता था? जी नहीं, दोपहर में खाना बनाने आता था और फिर शाम को, फिर उसके बाद अपने घर चला जाता था। फिर अचानक से 2 हफ्ते पहले उसने काम पर आना बंद कर दिया। अब तो फ़ोन भी नहीं उठाता। हम लोगों को इतनी तकलीफ हुई, बताकर भी नहीं गया। ऊपर से हम लोगों ने रिप्लेसमेंट भी नहीं ढूंढी थी। आपसे पहले वो कहाँ काम करता था? आप लोग टच में कैसे आए उसके? वो ऋषि है ना जिसका जिक्र आपने किया, वो पहले इसी कॉलोनी में एक घर में काम करता था। तो उससे मैंने एक दिन बोला कि कोई खाना बनाने वाला हो तो बताओ, तो उसने ललित को हमारे पास भेज दिया। रूपेश तोमर, ललित सिंह और पंकज सोलंकी, इन तीनों के घर वालों से बात हो चुकी है। और इन तीनों ने अपनी फैमिलीज को कांटेक्ट ही नहीं किया होगा? जी हाँ सर, लेकिन हमने इन तीनों घरों को सर्विलेंस पर डाल दिया है। मैं और तरुण बारी बारी से नजर रख रहे हैं। खास करके रुपेश के घर पर नजर रखो। तरुण बता रहा था कि उसकी वाइफ 6 महीने की प्रेग्नेंट है, वो अपने घर कांटेक्ट करेगा ही करेगा। यस सर। सर, शहर के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने पूरी कोऑपरेशन का वादा किया है। मुंबई की हर शॉप को नोटिस भेज दिया गया है। ये गहने कहीं पे भी बिकने के लिए आएंगे, हमें तुरंत इत्तला मिल जाएगी। 6 लाख रुपए कैश भी है उनके हाथों। सर, याशी में 6 लाख उड़ा देंगे। जल्दी उनको ज्वेलरी बेचने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी चिंता की बात है अधिकारी, 6 लाख रुपए बहुत होते। इतने पैसों के साथ वो कहीं भी कई दिनों तक, महीनों तक बाहर रह सकते हैं। अलग अलग जगहों पर जेवर भेज सकते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी। एस्टिमेशन के हिसाब से 3 करोड़ के जेवर हैं उन लोगों के पास। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ना अधिकारी? समझ रहा हूँ सर। इन लोगों का फोन अभी भी स्विच ऑफ है, वरना ट्रेस कर लेते हैं। कोई लीड भी नहीं मिल रही। लीड मिलेगी अधिकारी, जरूर मिलेगी। बस हमें खोदते रहना पड़ेगा। अपने सारे खबरी नेटवर्क को स्पेशल ड्यूटी पर लगा दो। सारी कुक सप्लाइंग एजेंसी को कांटेक्ट करो। बेशक उन्होंने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ किए हैं, लेकिन हमें 24 घंटे ऑन रहना है। अब हमारा बस एक ही मकसद है, दीपा राठी के कातिलों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना।
दो बार पंकज सोलंकी से मिला हूँ। वो भी मेरे जैसे खाना बनाता है घरों में। किसके यहाँ खाना बनाता है वो चैम्बूर में अनिल देसाई जी हैं। पंकज वहीं खाना बनाता है और वहीं रहता भी है। सर 2 हफ्ते पहले पंकज अपना सामान लेकर यहाँ से गुल हो गया। मैंने उसे बहुत सारे फ़ोन किए मगर मेरे एक भी फ़ोन का उसने जवाब नहीं दिया। पंकज को आपने किसके कहने पर रखा था? सी विंग में सिन्हा साहब रहते हैं, उसके वहाँ पे कुक काम करता है गौरव, उसके थ्रू मैं पंकज को मिला। सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया पंकज। मैंने तो उसे कई बार फ़ोन ट्राई किया, फिर अनिल जी को सामने से बोला नहीं लौटेगा शायद। तो इस वक्त कहाँ है पंकज? या कहाँ हो सकता है? मुझे नहीं मालूम साहब, वो मेरे ही गांव का है, राजस्थान का। पता है हमें, लेकिन वो राजस्थान में अपने गांव अभी तक पहुंचा नहीं है। हमें सर्विलेंस बिल्कुल भी ढीली नहीं होने देनी है। टीम्स बदलते रहो। हो सकता है उनको शक हो गया हो हमारे बार बार उन्हीं लोगों को देखते हुए, और हो सकता है उन तीनों की फैमिलीज को किसी ने इन्फॉर्म कर दिया हो और उन तीनों की फैमिलीज ने हमारे टारगेट्स को। हमें पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल भी नहीं। जी सर, नहीं हटाएंगे। 3 दिनों में टीम चेंज करेंगे। वैसे यहाँ के सबसे माहिर खबरियों को काम पर लगा दिया हमने सर। पूरे जिले में लुकआउट ऑर्डर है, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह। गुड, प्रेशर बनाए रखो। 1 सेकंड की भी चूक नहीं होनी चाहिए मनोज। क्लियर? सर इस गौरव से तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। राजस्थान से भी कोई पॉजिटिव लीड नहीं अधिकारी। कहाँ गायब हो गए थे? सर अभी तक 116 बावर्चियों से पूछताछ की, 9 प्लेसमेंट एजेंसीज को टैप किया। पूरा का पूरा खबरी नेटवर्क डबल टिप के वादे पे काम कर रहा है। हमारी तलाश को 4 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। 3 छोटे मोटे क्रिमिनल्स ऐसे जिनका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उनके लिए मुंबई छिपने के लिए बहुत बड़ी जगह है। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है अधिकारी। सर अगर उन्होंने मुंबई छोड़ दिया हुआ तो? अब तो और मुश्किल हो। इतना अच्छा सर्विलेंस सिस्टम है रेलवे स्टेशन पर, चेक नाका पर, बस स्टेशन पर, हर जगह, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं छिप सकते हैं। ज्वेलरी बेचे जाने की भी कोई खबर नहीं है सर। हमारे रडार से बाहर बेची गई होगी। तब तो हमें अपना रडार और दूर तक फैलाना होगा अधिकारी। 3 लोग आते हैं, एक अकेली औरत की निर्दयता के साथ हत्या करते हैं, उसका घर लूटते हैं और फिर हवा हो जाता है। यह सही है कि लोगों के दिमाग में क्या पनप रहा होता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अधिकारी इस वक्त हमारी नाक के नीचे एक संगीन इरादा सफल हुआ है। हमें पता है क्रिमिनल्स कौन, फिर भी वो फरार। अधिकारी, हमें अपनी तलाश हर दिन हर घंटे और मजबूती से बढ़ानी होगी, और आई एम श्योर हमारी ये तलाश अपनी मंजिल तक पहुंचेगी जरूर। जुर्म और मुजरिम कानून से ऐसे तो नहीं बच सकते। लेकिन यह कोई आम चोर पुलिस का चेज नहीं था। जैसे जोत से जोत जलती है वैसे इस केस में भी एक सुराग कई और सुरागों पर रोशनी डालता, लेकिन हर सुराग एक अंधेरी सुरंग में जा मिलता। पलड़ा पूरी तरह से आरोपियों का भारी था और पुलिस की ना तो चित थी और ना ही पट। आखिरकार 2 महीने की तलाशे बामशक्कत के बाद क्राइम ब्रांच ने सफलता की पहली बूंद चखी। सर रुपेश तोमर का सिम एक्टिवेट हो गया। लोकेशन क्या है? इंदौर मध्य प्रदेश, लेकिन हैंडसेट दूसरा है। हैंडसेट का IMEI नंबर ट्रैक करो तुरंत। इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म करो, कहो कि इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन मिलते ही हर मुमकिन जगह छापे मारो। सर किसी मुंबईकर का हैंडसेट है? जी सर, बोरीवली का रहने वाला है, राजेंद्र धामनकर। ये रुपेश तोमर उसी का हैंडसेट इस्तेमाल कर रहा है। जी राजेंद्र धामनकर हो, काय झालं? रुपेश तोमर का है। सर किती वेळा सांगू, मैं किसी रुपेश को नहीं जानता। 3 महीने पहले मेरा मोबाइल गुम हो गया था। और तुमने कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई? सर पुराना हो गया था मोबाइल, इसलिए कंप्लेंट नहीं की। और वैसे भी मैं नया लेने वाला था, सोचा जाने दो ना, कौन पुलिस स्टेशन की चक्कर काटेगा। साहब ऐसा वैसा चक्कर नहीं है मेरा, चाहे तो आप किसी भी पहचान वाले से पूछ लीजिए मेरे बारे में। हाँ, हमें क्या करना है ये तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं। तुम हमें ये बताओ कि रुपेश तोमर ने तुम्हारे घर कितने दिन खाना बनाया था? सर मेरे घर में सिर्फ मेरी पत्नी खाना बनाती है। सच्ची मैं किसी तोमर को नहीं जानता। रुपेश तोमर का सिम एक्टिवेट होने के बाद जो लोकेशन डिटेल्स हमारे पास आई थी, उस लोकेशन को पूरी तरह से स्कैन किया गया है, वो भी 2 बार, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आया। और रुपेश का फोन अब फिर से स्विच ऑफ है। अधिकारी हम पूरी तरह से सतर्क हैं।
हमने स्टेशन, लॉजेस, हर जगह पे वॉच रखी हुई है। विनय आदमी किसी भी कीमत पे इंदौर नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है वो 2 आरोपी भी इसी के साथ हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं, बस एक बार वो बिल से बाहर निकलें तो सही। सर, रुपेश हाथ से निकल गया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। ललित और पंकज का स्टेटस? दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ है सर। 2 महीनों से पागलों की तरह हमें ढूंढ रहे हैं और ये हमसे कई कदम आगे, वो भी एक वेल प्लान मर्डर और लूट करने के बाद। सर, मैं दोबारा से इन तीनों के फ़ोन रिकॉर्ड चेक करवाता हूँ। फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स के लिए कुछ ज़्यादा शातिर साबित हो रहे हैं ये लोग। सर, हम तीनों के घरों पर लगातार नजर रखे हुए हैं, पर तीनों में से कोई भी गांव नहीं लौटा है और ना ही उन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन किया है। हम लगातार उनके कॉल्स भी मॉनिटर कर रहे हैं। रूपेश की पत्नी नेहा आजकल में कभी भी डिलीवर कर सकती है, लेकिन रूपेश की अभी तक कोई खबर नहीं है। सर, ऐसा लगता नहीं कि ये लोग इतनी जल्दी गांव अपने घर लौटेंगे या अपने घर वालों से कांटेक्ट करेंगे। मनोज, राजस्थान पुलिस से रिक्वेस्ट करो कि उनकी टीम सर्विलेंस का काम टेक ओवर करे। तुम और जोशी यहाँ जाओ, मुझे तुम दोनों की यहाँ जरूरत है। यस सर। वो तीनों सोच रहे हैं कि वक्त बीतते ही उनके जुर्म का दाग भी मिट जाएगा, लेकिन हम उनकी तलाश कभी छोड़ेंगे नहीं। सर, 3 महीने से आप लोग काम कर रहे हैं इस केस पर, अभी तक एक भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिला है। मेरी वाइफ के कातिल पकड़े जाएंगे या नहीं? जरूर पकड़े जाएंगे अरुण जी, भरोसा रखिए हम पर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है मेरी, अगर उन लोगों को लूट पार्टी करनी थी तो पूरा घर लूट के ले जाते, मेरे वाइफ को क्यों मार दिया? ये हमारा सबसे पहला सवाल होगा उनसे जब वो पकड़े जाएंगे। हमें चाहे जो करना पड़े हम वो करेंगे, लेकिन रुपेश, ललित और पंकज अब ज्यादा दिन हमसे भाग नहीं पाएंगे। पापा, अगर आपने उस दिन रुपेश को पैसे दिए होते तो क्या ये सब होता? यही सवाल मुझे भी हर रोज परेशान करता है। लेकिन बेटा, उसकी सारी मांगें सही नहीं थी। हमेशा उसे पूरा पगार दिया जाता था, कभी उसके पैसे नहीं मारे। और अगर उसकी सारी मांगें पूरी कर भी लेते तो क्या वो ये सब नहीं करता जो उसने किया है? कहाँ? ओके, ट्रैक करो, मुझे हर सेकंड की रिपोर्ट चाहिए अपने सेल फोन पर। दादर, पंकज सोलंकी का फोन सुबह 7 बजे से यहाँ एक्टिव है सर। पिन पॉइंट लोकेशन? दातारवाड़ी। और ये फोन अभी भी उसी चौल में है, एक्टिव है। सिर्फ तुम तीनों ही जाना राइट नाउ। फोन स्विच ऑफ होने से पहले ये आदमी मुझे कस्टडी में चाहिए। दीपा राठी के कत्ल और जेवरों की लूट के लगभग 3 महीने बाद आखिरकार 3 क्रिमिनल्स में से एक पंकज सोलंकी पकड़ा गया। क्या पंकज अपने दोनों साथीदारों को भी पकड़वाएगा? क्या उसे पता था कि रुपेश तोमर और ललित सिंह कहां हैं? पंकज, अभी तो हमने तुझे सिर्फ धोया है। तुझे सुखाकर, बारीक बारीक काट कर, नमक मिर्च मिलाकर उबलते हुए तेल में तलना बाकी है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम कि ललित और रुपेश कहाँ गए। लूट के बाद हम लोगों ने माल को 3 हिस्से में बांट लिया था और अपने अपने रास्ते निकल गए थे साहब। लूट के बाद ना, और लूट से पहले जो दीपा राठी का कत्ल किया था वो भी 3 हिस्सों में किया था तुम लोगों ने। रुपेश को ऐसी भी क्या नफरत थी उस औरत से कि उनका कत्ल कर दिया? तनख्वाह बढ़ा के नहीं दी थी इसलिए? अब रुपेश ने तो कहा था कि उसको तनख्वाह ही नहीं दी थी। साले पैसों में नहाते हैं और मेरी तनख्वाह के 15,000 अभी तक रोक के रखे हैं, दिए ही नहीं। इतना पैसा इन लोगों के पास आता कहाँ से? हम गरीबों का पैसा खा खा कर मोटे हुए हैं ये लोग। सबको अपनी किस्मत का मिलता है, कम ज़्यादा तो होता ही रहता है। नहीं पंकज, ये रुपेश सही कह रहे हैं। ये अमीर लोग करोड़ों कमाते हैं, हमने 500 ज़्यादा मांग लिए तो हमको ईमानदारी, उसूल और आदर्श के पाठ पढ़ाते हैं। 1000 के तो कच्चे पहनते हैं
हवाई जहाज के टिकट में लाखों खर्चते हैं और हमारा पैसा काट के बड़ा खुश होते हैं, अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। अक्लमंद तो वो लोग होते हैं, ये बात तो मानना पड़ेगा। अभी मेरी अकल देखी नहीं है किसी ने। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता है? क्या? वो जो मेरे सेठ सेठानी है ना, राठी, उनके पास इतना माल है तो एक बार एक झटका दिया तो हम सबकी जिंदगी संवर सकती है। रुपेश, झटका मतलब? साहब, रुपेश ने पता लगा था कि राठी सेठ की दोनों लड़कियां बाहर गांव चली गई है। साहब, हम तो सिर्फ उसके साथ गए थे, जैसे उसने कहा वैसे ही किया साहब। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते रुपेश, कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। और सेठ जी, प्रियंका, तान्या सब ठीक है? सब ठीक है। आओ अंदर आओ, पानी पी के जाओ। उसके हाथ में मोबाइल है, इससे पहले वो सेठ है किसी और को फोन करे, हमें अपना काम करना है। तुम लोग इसे अंदर लेकर जाओ, जाओ। इधर आ, इधर आ। पंकज, ललित, इधर देख कुछ। ए छोड़, ए चल 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 चल। साहब, घर में जो भी जेवर, रोकड़ा और चीजें मिली, हमने रुपेश के घर में रखा। ये ले पंकज, ये तेरा हिस्सा। अब तू अपने रास्ते और मैं और ललित अपने रास्ते। मैं कहाँ जाऊँगा? तुम लोग कहाँ जाओगे? हम लोग एक दूसरे को भी नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। बस इतना याद रखो, अपना फ़ोन बंद रखना और अब कई दिनों तक अपने घर पे फ़ोन मत करना। अब जा, ऐश कर। उसके बाद मैं राजस्थान निकल गया था साहब। मुझे नहीं मालूम वो दोनों कहाँ गए। और वो जेवर तेरे हिस्से के क्या क्या उनका? जयपुर में एक जौहरी को बेच दिया साहब। उसको बोलना पड़ा कि एक चोरी का माल है, तो उसने 10% कम दिया। फिर मैं वो सारे पैसे लेकर मुंबई निकला और सारे पैसे उड़ा दिए साहब, और अब काम की तलाश में हूँ। देख पंकज, अब कोई भी बात छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। साहब, पकड़ा गया हूँ साहब, अब छुपाने से क्या फायदा? वैसे भी मुझे और मार नहीं खानी है साहब। रुपेश और ललित कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं मालूम वो दोनों कहाँ पे हैं, वरना उन्हें मालूम है मैं कहाँ पे था और इस वक्त कहाँ पे हूँ। 3 महीने से उन दोनों ने तुझे एक भी कॉल नहीं किया? सर, लूट वाले दिन जो फोन बंद किया था, 3 महीने में कभी उसको ऑन नहीं किया था साहब। जयपुर के जौहरी को तुरंत अंदर करो। चोरी किए हुए गहने खरीदना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना की चोरी। सर। और इस पंकज को फिर से तोड़ो, और तब तक तोड़ो जब तक ये पक्का नहीं हो जाए कि ये वाकई में नहीं जानता कि रुपेश और ललित कहाँ है। पंकज सोलंकी की कड़ी पूछताछ हुई, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसे मालूम नहीं है कि रुपेश और ललित कहाँ मिलेंगे। रुपेश की पत्नी नेहा ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन रुपेश ना देखने आया और ना ही उसने कोई फोन किया। फिर एक बार रुपेश का सिम एक्टिव हुआ और उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। और इस बार भी इंस्ट्रूमेंट किसी मुंबई कर का ही था। सर, मालती नाम है उसका। और मालती प्रोस्टिट्यूट है? जी सर। इसका मतलब रुपेश अभी भी मुंबई में ही है।
अरे बुलाना जल्दी मालती को कोई। बात क्या है साहब जी? हम एक कातिल को ढूंढ रहे हैं जिसने अभी मालती का फोन इस्तेमाल किया है। क्या बात कर रहे हैं साहब? क्या बात है दीदी? अरे मालती, तेरा फोन किधर है? किसको दिया? मैंने आपको बताया था ना, पिछले हफ्ते मेरा फोन गुम हो गया था, उसकी जगह नया फोन। मालती, एक मर्डर हुआ है और मर्डर करने वाले इस आदमी ने तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया। ये जानते हो इसे? कस्टमर है, 5-6 बार बैठी हुई इसके साथ। अब समझ में आया साहब, लास्ट टाइम जब मैं इसके साथ बैठी थी तभी से मेरा फोन गायब है। साले हलकट ने मेरा फोन चोरी कर लिया। पिछले हफ्ते वो आया था यहाँ? हाँ साहब, तभी तो उसने फोन गुल किया होगा। आपके यहाँ जो आदमी आया था वो एक खूनी है। हमारे यहाँ तो क्रिमिनल आए या बाबू, हम तो सिर्फ एडवांस रोकड़ा लेते हैं, जन्म पत्री नहीं लेते। अगली बार वो इधर आएगा ना सर, तो 2 फटके उसको मैं लगाऊंगी और अपना फोन छीन लूंगी। अगर वो वापस यहाँ आता है तुरंत हमें बताना, वो वांटेड है। सर, रुपेश का लोकेशन अभी भी मुंबई है। अपने सारे नेटवर्क एक्टिव कर दो अधिकारी, इस बार ये बचना नहीं चाहिए। सर एक और बात, ये रुपेश बार बार एक ही नंबर पे बात कर रहा है। नंबर ट्रैक करो और नंबर के मालिक को उठा लो अभी के अभी। सर रिंकी माथुर। रुपेश तोमर को कैसे जानती हो? सर हम फोन पर बातें करते थे, कभी मिले नहीं। 4 दिन में 23 कॉल, 38 SMS एक्सचेंज हुए हैं तुम दोनों के बीच, और तुम हमसे कह रही हो कि तुम उससे कभी मिली नहीं हो। सर आप बताइए ना, बात क्या है? पहले तुम बताओ, कैसे जानती हो रुपेश तोमर को? मैं उसे जानती नहीं और कभी मिले भी नहीं, बस हम फोन फ्रेंड्स हैं। फोन फ्रेंड्स? सॉरी आपको तकलीफ दी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे आपकी आवाज़ सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। नमस्ते। हेलो। हाँ शिल्पा, मैं रुपेश बोल रहा हूँ। लेकिन मैं शिल्पा नहीं बोल रही हूँ, लगता है आपने फिर से रॉन्ग नंबर लगा दिया। ओह सॉरी, पता नहीं क्यों बार बार किस्मत मेरा कनेक्शन आपसे जोड़ रही है। लगता है आपकी शिल्पा ने ना आपको रॉन्ग नंबर दे दिया है। हाँ लेकिन ये गलत कनेक्शन इस बार बड़ा सही लग रहा है। आपसे बात हो जाती है, दिन अच्छा जाता है। ऐसा क्यों? पता नहीं, कुछ तो है। शायद आपकी आवाज़ में जादू है। थैंक यू। वैसे आप मुंबई में रहती हैं? जी हाँ। आप जरूर फिल्म स्टार होंगी। कुछ भी, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। बस सर, ऐसी दोस्ती हुई और हम बात करने लगे। पर सर आप बताइए ना, व्हाट इज द मैटर? मैटर बहुत सीरियस है रिंकी माथुर। तुम हमें सच बता रही हो या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाया जाए? आई स्वेयर सर, मुझे उस रुपेश के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बस टीपी कर रही थी। टाइम पास। ये जो आदमी है ना रुपेश तोमर, ये कोई टीपी वाला आदमी नहीं, बल्कि एक खूनी है। व्हाट? यस, ये कोई स्टूडेंट नहीं है। एक बावर्ची था घर में, उस घर की मालकिन का इसने कत्ल किया, घर को लूटा और वांटेड है। सर, रुपेश का नंबर जिन शहरों में एक्टिव हुआ था, हर उस जगह पे टीम्स उसे ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई लक नहीं है। अधिकारी ये हो क्या रहा है? 4 महीने हो गए हैं केस में। 3 क्रिमिनल्स में से सिर्फ एक हमारी कस्टडी में, बाकी 2 आजाद घूम रहे हैं। और टीम का कैप्टन तो ऑल इंडिया टूर कर रहा है, रैंडम लड़कियों के साथ फोन रोमांस कर रहा है, अलग अलग जगहों से फोन इंस्ट्रूमेंट चुरा रहा है, उन इंस्ट्रूमेंट में अपना सिम कार्ड डालकर उसे एक्टिव कर रहा है। हमने सारे इंस्ट्रूमेंट उसका सिम कार्ड सर्विलेंस में डाले हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसा गेम खेल रहा है हमारे साथ जिसमें वो तो माहिर होता जा रहा है, लेकिन हम गोल गोल घूम रहे हैं। सर, ऋषि सिसोदिया जो रंजीत पटेल के घर बावर्ची है, वो आया है। बुलाओ। साहब, आज सुबह ललित का फोन आया था। यार ऋषि, यार मुझे बहुत पछतावा हो रहा है यार। तू इतने बड़े कांड में शामिल क्यों हो गया?
गर्मा गर्मी में हो गया। मुझे लगा तवा गर्म है तो रोटी सेक लूँ, तो हाथ ही जल गया यार। अब क्या करेगा? मुझे वापस आना है यार, पहले जैसे काम पे जाना है। रुपेश ने बहुत गलत करवाया हमसे। तू है कहाँ इस वक्त? मैं दमन में। दमन में कहाँ? उधर किसी होटल में खाना बनाने के काम पे लगा है साहब। ललित ने पीसीओ से कॉल किया था सर। उस पीसीओ के पास जितने भी होटल हैं सब पे छापे मारो और घसीट के लेकर आओ उसको। सर। ऋषि, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमें यहाँ कर बताया। अब ललित तुम्हें वापस फोन करता है तो उससे आराम से बातें करना और पता करने की कोशिश करना कि दमन में किस होटल में वो काम कर रहे हैं। और हाँ, हमारे बारे में एक शब्द तक मत बोलना। जी। आदमी तो यही है, लेकिन इसने अपना नाम कीर्ति बताया। झूठ बोला है इसने आपसे। वैसे है कहाँ ये आदमी? अंदर है, काम कर रहा है। ए कीर्ति, यहाँ आना तो। ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। कैसे हो कीर्ति? उर्फ ललित सिंह। कत्ल के लगभग 6 महीने बाद दूसरा कातिल ललित सिंह अब पुलिस की हिरासत में आ चुका था। पंकज की तरह वो भी नहीं जानता था कि मुख्य आरोपी रुपेश तोमर कहां था, लेकिन एक और ट्विस्ट जरूर आया। साहब सच में पता नहीं साहब, रुपेश इस वक्त कहाँ है साहब। जब से हम लोग अपने अपने रास्ते चले गए साहब, तब से हमने बात तक नहीं की साहब। कांड के बाद हम लोग खुश नहीं थे साहब, बहुत पछतावा हो रहा था सबको साहब। देख, जिसे सच में पछतावा होता है ना, उसके लिए नए रास्ते खुलते हैं। मेरे थाने में पछतावा, ये शब्द कहना भी गुनाह है। लाखों करोड़ों लोग तुझसे 10 गुना ज्यादा गरीब सूखी रोटी अपने पसीने में डुबो के खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। बेगुनाह लोगों के खून में नहीं डुबोते, समझा? इसलिए इस पछतावे के ड्रामे का चार्ट डाल और मुझे सिर्फ ये बता कि रुपेश कहाँ है। ये सच में मालूम नहीं साहब, रुपेश इस वक्त कहाँ है साहब। सब कुछ खत्म हो गया साहब, हमारा सब कुछ खो दिया हमने। कुछ दिन पर यहीं रहना पड़ेगा। पुलिस पागलों की तरह पीछे पड़ी है। एक बार मामला ठंडा हो जाए, माल बांटकर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है? राठी मैडम का कत्ल करने और उसके घर को लूटने के बाद हम भाईंदर में एक टूटी फूटी इमारत में एक हफ्ता भर रहे, जहाँ कोई नहीं आता था, कुत्ता भी नहीं। फिर एक दिन सोचा लूट आधा आधा करके अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, पर पता चला सुबह जब निकले तो यहीं पर तो था। अरे तो अभी कहाँ गया? हे भगवान, जब हम खाना खाने गए थे तब तो यहाँ कोई नहीं आया। रुपेश, हम लोगों ने गलत किया, शायद यही हमारी सजा है। ऊपर वाले ने भी तय किया इन दोनों को लूट का मजा नहीं मिलेगा। अब क्या करें? मेरे पास इतने ही बचे हैं, 10-15 हज़ार होंगे। बात तो यहीं से शुरू हुई थी। तुमने कहा था राठी ने तुम्हारे 15 हज़ार बाकी रखे, तो मिल गए। ये तू रख ले यार, और भाग जा कहीं, छुप जा कहीं जाके। तू क्या करेगा? मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। तूने सच्ची बात बोली है, शायद मेरे भाग में यही लिखा था।
सो मिल गया। उस दिन से हम अपने अपने रास्ते चले गए साहब। मुझे मालूम था अगर राजस्थान अपने घर जाता तो पक्का पकड़ा जाता, इसलिए इधर उधर घूमता रहा और दमन पहुंचा और वो नौकरी पकड़ ली और आज आपने पकड़ ली। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था साहब। और रुपेश की किस्मत हम लिखेंगे, उसे उसके भाग्य का भी बहुत कुछ मिलना बाकी है। और हमारी किस्मत में लिखा है कि रुपेश बहुत जल्दी हमारे हाथों पकड़ा जाएगा। इसलिए किस्मत, भाग्य और पछतावे की गोली हमें मत दे। ये बोल रुपेश। उसके बारे में आपको कोई बता सकता है? ये मैं बता सकता हूँ साहब। कौन? एक छोरी है साहब। कौन छोरी? रुपेश का दिला है उस पे साहब। नाम बोल। उसका नाम नहीं पता साहब, लेकिन वो जिस बार में काम करती है उसका नाम पता है साहब। अर्पिता बार, मीरा रोड वाला। हाँ यही रुपेश है साहब, हमारे बारे में आता है, रेगुलर है। लास्ट टाइम कब आया था? कुछ ही दिन पहले आया था। कोई खास है जिसके लिए आता है? अंकिता करके है, उस पर फिदा है वो। अंकिता यादव नाम है उसका। इनमें से अंकिता कौन है? ये साहब ये। हाँ सर, मैं रुपेश को जानती हूँ। करीब से जानती हो उसे? वो मुझसे लव करता है, शादी करना चाहता है मुझसे। तुम भी उससे शादी करना चाहती हो? हाँ सर। अंकिता, तुम एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जिसने अपनी मालकिन का कत्ल किया है, उसके घर को लूटा। देखो, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक, रुपेश को पकड़वाने में हमारी मदद करो, और दूसरा है कि रुपेश के साथ जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो, क्या चाहती हो? क्या हुआ? तुम्हारी याद आ रही है। मेरा भी वही हाल है। तो कब देख सकूंगी तुम्हें? जब दिल करे। बस मेरे बारे में सोचो, हाजिर हो जाऊंगा जानू। तो आ जाओ ना मुझसे मिलने। वैसे भी हमें 2 हफ्ते हो गए ना मिले हुए। तुमने बुलाया और हम ना आए, हो ही नहीं सकता। आज मुश्किल है, कल आता हूँ। कल रात? अभी इसी समय आ जाओ ना, जहाँ कहीं भी तुम हो, बस आ जाओ वहां से। अरे यार, सुपरमैन भी इतनी जल्दी इतनी दूर से नहीं आ पाएगा। बोला ना, कल आता हूँ और पूरी रात रुकूंगा। ढेर सारी बातें करेंगे। सर, लोकेशन पुणे। पुणे पुलिस को इन्फॉर्म करो कि टीम रेडी रखे, वो कल किसी भी वक्त वहां से निकल सकता है। सर। अंकिता, रुपेश से तुम्हारी इसी नंबर पर बात होती थी? हमेशा से रुपेश से मेरी इसी नंबर पे बात हुई है, कोई दूसरे नंबर के बारे में मुझे नहीं मालूम। जोशी, कदम, बार मैनेजर को कॉन्फिडेंस में लो, पूरे स्टाफ को भी तैयार करो। लगता है कल की रात हमारे लिए बड़ी रात होगी। ये किचन के अलावा बाहर जाने का कोई और रास्ता है? नहीं सर। ठीक है।
सर, पुणे पुलिस अभी तक उसे ट्रैक नहीं कर पाई है, लगातार मूव कर रहा है वो। उसका फोन इस वक्त सर्विलेंस में है? यस सर। अधिकारी, इस बार वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएंगे। सर, उसकी सेल फोन मूवमेंट ट्रैक हुई है, इस वक्त मेरा रोड स्टेशन पर है। मुकुल को अलर्ट करो, उससे कहो जैसे ही रुपेश अंदर एंटर करता है हमें इशारा करें। सर। सर 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाना चाहिए। मीरा रोड स्टेशन से यहां तक पहुंचने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अधिकारी। मेरे पीछे पीछे हो। फोन लगा रुपेश को, पूछ कहाँ है वो। ऐसा कैसे हो सकता है? सर उसका नंबर सर्विलेंस पे था, पूरी टीम ट्रैक कर रही थी। मीरा रोड स्टेशन से निकल के वो यहाँ के रास्ते पर था। हाँ तो फिर उसने रास्ता कैसे बदल दिया? किसने टिप दी क्या? सर कुछ मिनटों पहले रुपेश को कॉल आया था, सर्विलेंस टीम उस नंबर को ट्रेस कर रही सर। हेलो सर, रुपेश को किसी ने सब कुछ बता दिया। कौन है वो? नहीं सर, अंकिता का नंबर नहीं था, कोई दूसरा नंबर था। जल्दी हमारे पास उसकी डिटेल्स होंगी। अधिकारी, इस बार में काम करने वालों के अलावा और किसे मालूम था कि हमने रुपेश की बिल्डिंग लगाई है? सर, बार मैनेजर पीयूष दास। पिछले 5 महीनों से हम उसे ढूंढ रहे थे। वो हमारे हाथों से बस चंद मिनटों की दूरी पर था, लेकिन तूने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। क्यों? वो हमारा खास कस्टमर था साहब। तुझे अपने धंधे की पड़ी है। वो एक खूनी है, फरार मुजरिम है। तूने जो एक गेम खेला ना हमारे साथ पीयूष दास, तू अभी से पूरी जिंदगी भुगतेगा। सब वो अंकिता को भारी टिप देता था साहब। एक एक बियर के बोतल के बदले 2-3 हज़ार रुपए तक दे देता था, और वो सारी टिप डायरेक्ट गले पे आती थी साहब। मैंने सोचा वो पकड़ा जाएगा तो धंधा बैठ जाएगा साहब। तूने एक खूनी को हमारे हाथों में आने से रोका है। अधिकारी सर, आईपीसी 224 फाइल करो इसके खिलाफ। तुझे टिप चाहिए ना? हाँ जोशी, कदम सर। हर आधे घंटे में इसको मजबूत टिप देते रहना।
फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। अब तो सिम दोबारा स्विच ऑन होने से रहा। हमें अब 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी अंकिता पे सर। सिर्फ अंकिता नहीं, रुपेश से कनेक्टेड अब तक जितनी भी लीड है उन पर 24 घंटे सर्विलेंस, हर कॉल ट्रेस चाहिए मुझे। वो प्रोस्टिट्यूट मालती, फोन फ्रेंड रिंग की, दोनों पर। सर पंकज और ललित को और तोड़ो और तबीयत से तोड़ो, कुछ ना कुछ बगेगा जरूर। ये रुपेश मुझे हर हालत में लॉकअप में चाहिए और इसे तो मैं खुद तोड़ूंगा। एक बात और है सर, वो बार मैनेजर पीयूष, उसे पता था कि रुपेश कातिल है, फिर भी उसने रुपेश को टिप दी। पैसों का लालच बताया तो उसने। हाँ, लेकिन वो तो पीयूष का लालच था। एक बेकार कुक के पास इतने पैसे कहां से आए सर? ललित का कहना था कि लूटा हुआ सारा कैश, ज्वेलरी और घड़ियां उस बैग में थे जो महेंद्र से चोरी हुआ। तो फिर इस रुपेश के पास इतने पैसे कहां से आए? दीपा राठी का परिवार इस दर्दनाक हादसे का समापन चाहता था। वो तीनों खूनियों को जेल में देखना चाहते थे। उन्हें दीपा के लिए न्याय चाहिए था। दूसरी ओर क्राइम ब्रांच हर मुमकिन प्रयास कर रही थी फरार खूनी रुपेश तोमर को धरने के लिए। वो भी इस केस का समापन चाहते थे। 2 खूनी पकड़े गए थे, बस अब तीसरे किंगपिन को अंदर करना बाकी था। लेकिन आरोपी रुपेश तोमर महाशातिर साबित हो रहा था। रुपेश के सिम कार्ड और चुराए हुए हर सिम कार्ड की लोकेशन की ट्रैकिंग हो रही थी, लेकिन हर बार वो क्राइम ब्रांच को चकमा दे रहा था। जहां वो होता, वो पूरा एरिया स्कैन होता। रुपेश को शौक था फोन रोमांस का और बेबुनियाद रिश्ते बनाने का। इसके चलते पुलिस ने ऐसी कई यंग लड़कियों की पूछताछ की जो रुपेश की चाल में आ गई थी, और वो भी हक्का बक्का रह गई जब उनका रुपेश के खून से लिखे क्रिमिनल अतीत से परिचय कराया गया। जुर्म को लगभग 1 साल हो गया। रुपेश फरार का फरार रहा और फिर एक लीड मिली। एक और लड़की थी जिसके साथ रुपेश ने जानबूझकर रॉन्ग नंबर डायल करते हुए दोस्ती बनाई थी। एक और रैंडम फोन रोमांस? लगता तो ऐसी है सर। लड़की का नाम टीना कनौजिया है, 17 साल की नाबालिग है। उसके फादर तुषार कनौजिया से बात हुई है मेरी। मुझे लगता है ये रुपेश तोमर के साथ भाग गई है सर। जाने वाली कहाँ की है लड़की? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी, ये टीना कनौजिया का घर है? कुछ भी नहीं बोले टीना। इसने उसको कई बार फोन पे बात करते हुए देखा, और 1 हफ्ते पहले हमारी इकलौती 17 साल की बेटी टीना किसी को बिना बताए घर से भाग गई। ये चिट्ठी छोड़कर हम पर मेहरबानी करके। मम्मी पापा, मुझे प्यार हुआ है जो आप इस वक्त नहीं समझेंगे, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरे लिए परेशान मत होना। जब आप मुझे और मेरे प्यार को कबूल करने के लिए राज़ी होंगे तब हम लौट आएंगे। टीना। आपने कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई? कंप्लेन कैसे दर्ज करवाते सर? वो अपनी मर्जी से गई है, और हमको तो ये भी नहीं मालूम कि वो किसके साथ गई है, कहाँ गई है। वो एक क्रिमिनल के साथ गई। उस आदमी को आदत है ऐसे ही किसी के नंबर पर फोन लगाकर फोन रोमांस करने की, और वो इस काम में काफी शातिर भी है। पिछले 1 साल से वो हमारे हाथों से फिसल रहा है। कई लड़कियों को वो इस तरह से फंसा चुका है। सर, हमारी बेटी को बचा लीजिए सर, प्लीज हमारी बेटी को बचा लीजिए। कनौजिया साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी टीना को कुछ नहीं होने दूंगा। रुपेश और टीना के फोन अब भी स्विच ऑफ है। अधिकारी, अब तो मेरी समझ से बाहर कि लड़की किस हिसाब से इसके साथ भागी। इससे कभी मिली नहीं है, ठीक से जानती तक नहीं है। सर, पता नहीं इन बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी अधिकारी। वो बार मैनेजर पीयूष, उसको ले लो। वो तो जानता था कि तोमर खूनी, लेकिन फिर भी उसकी मदद कर रहा था चंद रुपयों के लिए। और उसके दोनों बाबरची थे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनका, लेकिन फिर भी इसके लिए खून करने पर राजी। और खुद तोमर को ले लो, राजस्थान में पत्नी है उसकी, एक बच्चा हो चुका है, लेकिन महाशय यहाँ एक नहीं अनगिनत अफेयर चला, प्रोस्टिट्यूट के पास जाता। चलता क्या है इन लोगों के दिमाग? दिमाग का कोई दिल, फीलिंग या जमीर वमीर नहीं होता है अधिकारी। सर, रुपेश का फोन स्विच ऑन हुआ है, लोकेशन बाड़मेर। मूव। हाँ सर। हाँ साहब, इन दोनों को देखा है, इस आदमी को भी और इस छोरी को भी।
ये करे भाया। अरे पर कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अरे अरे सर प्लीज मत मारिए इसे, इसने मुझे किडनैप नहीं किया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। ये मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ ही हो टीना कन्नौजिया, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि जिस रुपेश तोमर के साथ तुम यहाँ आई हो वो एक फरार क्रिमिनल है, वांटेड। क्यों सर, क्या किया है रुपेश ने? एक औरत का खून किया है, फिर उसके घर को लूटा। क्या? मैंने ही ललित से झूठ बोला था कि वो बैग चोरी हो गया साहब। मुझे पहले से ही शक था कि कोई चोरी नहीं हुई। ये तू रख ले यार, और भाग जा कहीं। तू क्या करेगा? मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। हाँ साहब, मैंने ही वो लूट वाला बैग छुपा कर रख दिया था। तूने दीपा राठी को क्यों मारा? कि बहुत गुस्सा आया था साहब उन पर। उन्होंने मेरे हक के, मेरे हिस्से के पैसे मुझसे मार लिए थे साहब। अगर उन्होंने तुझे 15,000 की जगह 30,000 भी दिए होते ना, तब भी तू वापस लौटता, उसी तरह उनका कत्ल करता, उनके घर को लूटता, दोस्तों के साथ दगा करता, दर्जनों लड़कियों को फंसाता। इसलिए नाइंसाफी वाले ढोंग ना अपने साथ अब जन्म लेके जाना। सर, टीना की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, फिजिकल रिलेशनशिप रही है रुपेश के साथ। अधिकारी सर, चार्जशीट रेडी करो और उत्तर प्रदेश पुलिस को बोलो कि इसने एक नाबालिग लड़की टीना कन्नौजिया के साथ बलात्कार किया है। शेप चार्जेस फाइल करें। वो सरासर झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। मेरी वाइफ कभी भी सर्वेंट्स के पैसे नहीं काटती थी, बल्कि उल्टा बिना मांगे एडवांस और बोनस दिया करती थी। पर हाँ, रुपेश कुछ ज़्यादा ही पैसे मांगने लग गया था, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। और देखिए, 1.5 साल बाद भी जब घर आया और उसने क्या किया, उसी का गला काट दिया। एक्चुअली दीपा को ही दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। बिल्कुल सही अरुण जी, दीपा जी को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। पर दीपा जी रुपेश के मन के इरादों को कैसे पहचान पाती? हाँ, ये भी सही है। हम रुपेश तोमर और उसके दोनों साथियों पर चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। अब कोर्ट तय करेगा कि उन तीनों को क्या सजा मिलनी चाहिए। दीपा राठी हत्याकांड के लगभग 1 साल बाद तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। तलाश का एक लंबा सफर आखिरकार खत्म हुआ। रुपेश तोमर, उसके साथीदार ललित सिंह और पंकज सोलंकी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए, धारा 397 के तहत हत्या या जानलेवा हमले के साथ चोरी और डकैती करने के लिए और धारा 452 के तहत नुकसान पहुंचाने के इरादे से जबरदस्ती किसी के घर में घुसने के चार्जेस लगाए गए हैं। रुपेश तोमर पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के चार्जेस भी लगाए गए। आखिरकार तनख्वाह के पैसों को लेकर ही रंजिश थी और इस गुस्से को अंजाम देने के लिए तोमर अपने साथीदारों के साथ 1.5 साल बाद लौटा और इतना संगीन जुर्म किया। उतना ही नहीं, उसने अपने साथीदारों के साथ भी धोखा किया। रुपेश का मानना था कि राठी परिवार ने उसके हक के पैसे हड़प लिए, लेकिन अगर उसे ये पैसे दिए जाते तो क्या वो ये जुर्म नहीं करता? रुपेश का लालच उसके रोष पर हावी हो गया था। अब अहम सवाल यह उठता है कि अपने आप को अन्याय का शिकार बताने वाले रुपेश को इस कत्ल को करके कभी न्याय मिल सकता था? जवाब है कतई नहीं। हमारा दिमाग और उनमें पैदा होने वाले विचार एक तरीके से ये हमारी तकदीर लिखते हैं। अब देखिए, जैसे रुपेश के मन के विचार उससे कह सकते थे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अन्याय नहीं है, भूल जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, उसका दिमाग बार बार एक ही चाबुक चलाता रहा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम पीड़ित हो, जाने मत दो, बदला लो। उसी तरह दीपा राठी के दिमाग में कुछ दूसरे ही विचार थे जब उन्होंने दरवाजा खोला। उनका दिमाग पूरी तरह से जाहिर खतरे को पहचान नहीं पाया। किसी के विचारों में कैसे इरादे बन रहे हैं ये जानना लगभग असंभव है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी पर भरोसा करना, विश्वास करना, ये एक ऐसा गुण है जिसे इस कदर संभाल कर रखना चाहिए कि उसके साथ आप अपने आप को भी संभाल पाए। लोगों के लिए दरवाजे तो हमें खोलने ही हैं, उनके साथ तमीज से भी पेश आना ही है। बस इतना ख्याल रखें कि कोई हमारी अच्छाई का गलत फायदा ना उठाए।
आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।